घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। इनाया ने घबराकर अपना मोबाइल बेड पर फेंक दिया। स्क्रीन पर चमकते उस मैसेज ने उसकी धड़कनें तेज कर दी थी। वो तुरंत बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर भागी। नीचे मेन गेट साफ दिख रहा था। गेट बंद था और वहां कोई गाड़ी नहीं थी। इनाया ने राहत की सांस ली। बेवजह ही डर रही हूँ मैं। मुझे उन्हें अपनी फोटो भेजनी ही नहीं चाहिए थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद को आईने में देखा। आज उसकी मेहंदी थी। हरे और सुनहरे रंग के खूबसूरत ड्रेस में उसका रूप निखर कर आ रहा था। बालों में सजी कलियों की खुशबू अब भी वैसी ही थी। आज उसके हाथों में अनिश के नाम की मेहंदी रची थी। ये सोचकर ही उसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ का एक गजरा उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा ही था कि तभी मोबाइल फिर से बज उठा। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। लिखा था, मैं दरवाजे के बाहर हूँ, जल्दी नीचे आओ। मुझे पता है सब सो चुके हैं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये अनीस का मैसेज था, उसका मंगेतर, जो एक दिन बाद उसका शोहर बनने वाला था। फोन इनाया के हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। उसने अभी कुछ देर पहले ही अपनी सजी धजी तस्वीर उसे भेजी थी और हमेशा की तरह वो बेताब हो गया था। पहले तो बंदिशें थी, पर अब तो वो इस घर का दामाद बनने वाला था। भला वो खुद को कैसे रोकता। इनाया अभी सोच ही रही थी कि क्या करे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी सारा भाभी अंदर आई। इनाया को भी परेशान खड़ा देख वो रुक गई। क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इतनी रात हो गई और तुम अभी तक सोई नहीं? मैं तो मायरा का फीडर बनाने के लिए उठी थी, सोचा तुम्हें देख लो। इनाया लपक कर उनके पास गई। भाभी, नीचे अनीस आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नीचे उनसे मिलने आऊं। उसकी आवाज रुआसी थी। भाभी के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी, इसलिए उसने बिना झिझक सब बता दिया। सारा भाभी के चेहरे पर पहले तो हैरानी आई, फिर थोड़ी फिक्र। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई कितने गुस्से वाले हैं। आज तो दादाजी भी यही है। शादी के मेहमान भी नीचे ही सो रहे हैं। रात के 12 बजे तुम उससे मिलने जाओगी? इनाया ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। आप उन्हें वापस भेज दे। मैं नहीं मिलना चाहती। वो डर रही थी। मगर इनाया तब हैरान रह गई जब सारा भाभी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ऐसे एडवेंचर का तो यही असली मजा है। चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ाती हूँ। भाभी ने इनाया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ले गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन इनाया का दिल बैठा जा रहा था। भाभी, कोई देख लेगा। वो बुरी तरह घबरा रही थी। कुछ नहीं होता। बेचारा इतनी दूर से तुमसे मिलने आया है। अनीस, जिसके नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं, वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए यहाँ खड़ा है और तुम्हें उसकी कदर ही नहीं। भाभी ने उसे छेड़ते हुए कहा। वे दोनों मेन गेट तक आए। भाभी ने धीरे से दरवाजा खोला। इनाया घबराहट में वहां लगे मार्बल के पिलर से सटकर खड़ी हो गई और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी कि कहीं कोई जाग ना जाए। दरवाजा खुलते ही सामने अनिस की शानदार कार खड़ी थी। अनिस गाड़ी से टेक लगाए बड़े इत्मीनान से अंदर की ओर देख रहा था। आज उसकी भी मेहंदी थी, इसलिए उसने सफेद कुर्ता पैजामा और गले में पीले रंग की शॉल डाल रखी थी। उसे देखते ही इनाया की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। सारा भाभी ने उसे अंदर आने का इशारा किया और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आ गया। इनाया यही दुआ कर रही थी कि बस कोई देख ना ले। भाभी मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों बात करो, मैं मायरा का फीडर लेकर आती हूँ, वरना वो सबको जगा देगी। भाभी के जाते ही इनाया को अपने करीब कदमों की आहट महसूस हुई। अनीस की परफ्यूम की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई थी। जरा मुझे देखने तो दो कि तुम कितनी हसीन लग रही हो। तस्वीर देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। अनीस ने धीरे से इनाया का चेहरा ऊपर उठाया। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अगर भाई ने या पापा ने देख लिया तो क्या होगा? कल हमारी शादी है, वो दबी आवाज में बोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनीस ने शरारत से उसके मेहंदी लगी हाथ पकड़ ले। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल दुल्हन के जोड़े में तुम क्या गजब ढाओगी। इनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अच्छा, अब देख लिया ना, अब जाइए यहाँ से। लेकिन अनीस का जाने का कोई इरादा नहीं था। आराम से खंबे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और हाथ सीने पर बांध ले। जी चाह रहा है तुम्हें अभी यहीं से उठाकर ले जाओ। सब घर वाले ढूंढते रह जाएंगे कि उनकी राजकुमारी कहाँ गई। मेरा बस चले तो आज रात ही निकाह कर लो। मुझसे अब कल का इंतजार नहीं हो रहा। इनाया ने बेबसी से अपना होठ चबाया। उसकी आंखों में शर्म उतर आई। अनीस, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? उसने अचानक पूछ लिया। अनीस हल्का सा मुस्कुराया। वो जवाब देने ही वाला था कि तभी दोनों झटके से मुड़े। उन्हें अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इनाया लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई
उनसे कुछ ही दूरी पर दादी खड़ी थी और गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को घूर रही थी। मुझे तो पहले ही शक था कि घर में कोई आया है। तुम दोनों की खुसर-फुसर सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ। इनाया की जान हलक में अटकी थी, पर अनीस बड़े आराम से खड़ा था। ना सिर्फ खड़ा था, बल्कि उसने बेखौफ होकर इनाया का हाथ थाम लिया। इनाया ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पक्का यकीन था कि अब दादी से अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। दादी प्लीज, आप गलत मत समझना। ये खुद ही यहाँ आए थे और अचानक पता नहीं क्या हुआ, प्रवासी होकर बोली। अनीस दिलचस्पी से उसका ये रूप देख रहा था। इनाया अपने आंसू रोकने की कोशिश में कांप रही थी। तभी दादी की आवाज गूंजी, छोड़ो इसका हाथ, उसे अपने कमरे में जाने दो। कल उसे दुल्हन बनना है। और अनीस, अब तुम आ ही गए हो तो क्या दरवाजे पर ही खड़े रहोगे? घर के दामादों के साथ हम ऐसा बर्ताव नहीं करते। इनाया ने हैरान होकर दादी की तरफ देखा, जो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। अनीस के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। चलो तुम अंदर जाओ, दादी ने इनाया को घूरते हुए कहा। अनीस ने एक शरारती नजर उस पर डाली और उसका हाथ हल्का सा दबाकर छोड़ दिया। इनाया के पूरे वजूद में एक सिरन सी दौड़ गई। अगले ही पल उसने अपना लहंगा संभाला और भागती हुई अंदर गायब हो गई। चलो अंदर आ जाओ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम और मैं मिलकर चाय पीते हैं। दादी ने अनीस को अंदर आने का इशारा किया। अनीस एक गहरी सांस लेकर अंदर मुड़ गया। उसकी नजरें दूर तक इनाया का पीछा कर रही थी। वो उसकी मोहब्बत थी और बहुत मुश्किलों के बाद आज वो उसे हासिल करने वाला था। एक एक दिन गिनकर काटना उसके लिए भारी था। दोनों का बैकग्राउंड अलग था। अनीस एक पठान परिवार से था और उसकी माँ की जिद थी कि वो किसी पठान लड़की से ही शादी करे। मगर अनीस अपने दिल की सुनता था। उसने इनाया को अपने एक दोस्त की शादी में देखा था और तभी से उसका दीवाना हो गया था। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को मनाया। पर इनाया के घरवाले भी कम नहीं थे। उसके पापा और भाई काफी सख्त स्वभाव के थे। ये अनीस की जिद और पक्का इरादा ही था, जिसकी वजह से आज वो इस घर का दामाद बनने वाला था। दादी ने अनीस को कमरे में बिठाया तो सारा भाभी भी आ गई। दादी के कहने पर वो चाय बनाने गई और साथ में अरमान भाई को भी उठा लाई। रात के 12:30 बज रहे थे। पर सब लोग बहुत खुश थे और बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद इनाया के पापा कासिम साहब ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। उधर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके इनाया गहरी सांसें ले रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने ऐसी हिम्मत पहले कभी नहीं दिखाई थी। घबराहट में उसने अपने गजरे और चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। जहां अनीस ने उसे छुआ था, वह अब भी तपिश महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा, वह अचानक ठिठक गई। पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ साइड टेबल की मध्यम रोशनी में हल्का सा कुछ दिखाई दे रहा था। इनाया चौंक कर पलटी। लाइट चली गई क्या? उसे अंधेरे से डर लगता था। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कदम बढ़ाती, कमरे का दरवाजा अचानक खुला और एक साथ 3 साये अंदर दाखिल हुए। कौन है? भाभी, आप है क्या? इनाया लड़खड़ाकर पीछे हटी, लेकिन उन सायों के कद-काठी से साफ पता चल रहा था कि वे लंबे-चौड़े मर्द थे, कोई औरत नहीं। इनाया ने अपनी पलकें झपकाई। क्या वो जो देख रही थी वो सच था? अंदर आने वालों ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। कौन है आप लोग? मेरे पास कुछ नहीं है। अलमारी में पैसे रखे हैं, वहां से ले लो प्लीज। इनाया ने उन्हें देखते ही चोर समझ लिया था। डर के मारे उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने खुद को बचाने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर इधर उधर हाथ मारा, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। उन तीनों में से 2 लोग तेजी से आगे बढ़े और उसे दबोच ले। इनाया दर्द से करा उठी। उसके होठों से एक चीख निकलने ही वाली थी कि तीसरे शख्स ने कमरे का म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। कमरे में तेज म्यूजिक बजने लगा और इनाया की चीख उसी शोर में दबकर रह गई। क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो? मुझे छोड़ो प्लीज। वो तड़प कर उनसे छुटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन मर्दों की पकड़ बहुत मजबूत थी। उनकी सख्त उंगलियां इनाया की बाजुओं में चुभ रही थी। उन दोनों ने उसे घसीटकर बेड पर पटक दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में इनाया ना तो उनके चेहरे देख पा रही थी और ना ही उन्हें पहचान सकती थी। हालांकि डर से पत्थर होते अपने वजूद के साथ उसे इतना एहसास जरूर था कि वे किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। मेरी ज्वेलरी ले लो प्लीज, और अलमारी से पैसे निकाल लो। बस मुझे छोड़ दो। इनाया ने फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक नकाबपोश ने उसे बेड पर दबोच लिया था। उसने इनाया की दोनों कलाइयों को कसकर पकड़ रखा था। इनाया को उस शख्स के जिस्म की तपिश महसूस हो रही थी। पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है, और ये जरूरत आज पूरी करना बहुत जरूरी है। वो वहशी तरीके से हंसा। इनाया सन रह गई। उसकी इज्जत खतरे में थी। इस ख्याल ने ही उसके जिस्म में करंट सा दौड़ गया। वो अपना गला फाड़कर चिल्लाई, पापा, भाई।
भाभी, बचाओ मुझे। नीचे चाय पीते अनीस ने जब म्यूजिक की आवाज़ सुनी तो हैरानी से सारा भाभी की तरफ देखा। लगता है इनाया को नींद नहीं आ रही, इसलिए गाने सुन रही है, भाभी ने मजाक के लहजे में कहा। दादी भी मुस्कुराने लगी, लेकिन कासिम साहब के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। वो जानते थे कि इनाया को म्यूजिक का कोई खास शौक नहीं है और वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की है। फिर रात के इस पहर इतना तेज म्यूजिक, कासिम साहब को कुछ अजीब लगा और वो कुछ बोल नहीं पाए। उधर अपने कमरे में उन दरिंदों की चुंगल में फंसी इनाया मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद में लोहे की सलाखें चुभ रही हो। वे इंसान नहीं दरिंदे थे। इनाया को उनके पास से किसी भेड़ियों जैसी बदबू आ रही थी। उन दरिंदों ने कमरे की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने इनाया की सबसे कीमती चीज, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत को बेरहमी से कुचल दिया था। इनाया के बालों में सजी कलियां उन्होंने नोच कर फेंक दी थी और उसको तार तार कर दिया था। इनाया चीखते चिल्लाते अब थक चुकी थी। उसका गला बैठ गया था और आंसुओं ने उसके पूरे चेहरे को भिगो दिया था। काम हो गया, चलो अब, उनमें से एक ने कहा। इनाया ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि उसे बर्बाद करने वाले तीनों शख्स बड़े इत्मीनान से टेरेस से नीचे कूद गए। वो लड़खड़ाते हुए बेड से उठी। उसका पूरा वजूद सुन पड़ चुका था। फर्श पर गिरने से ठीक पहले उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर अनीस का नाम पुकारा। जाने से पहले वे म्यूजिक बंद कर चुके थे, इसलिए इस बार उसकी चीख पूरे घर में बिजली की तरह गूंज गई। नीचे अनीस, जो घर वालों से विदा ले रहा था, चीख सुनकर चौंक गया। उसने ऊपर की तरफ देखा। ये तो इनाया की आवाज़ है। उसे क्या हुआ? सारा भाभी बदहवास होकर ऊपर की ओर भागी। उसके पीछे अरमान भाई, पापा और अनीस भी दौड़े। दादी माँ परेशान होकर सीढ़ियों के पास बैठ गई। सबके सब पागलों की तरह सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में दाखिल हुए। सबसे आगे अनीस था और जैसे ही उसने इनाया को फर्श पर गिरते देखा, उसकी सांसें जैसे थम सी गई। इनाया की हालत देखकर कलेजा मुंह को आता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा रो रो कर सूजा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। बेड पर वो कलियां इधर उधर पड़ी थी, जो कभी उसके बालों की रौनक थी। वो अपनी टूटी फूटी हालत में जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। वो रूंधी हुई आवाज में मुश्किल से इतना ही बोल पाई। अनीस हैरत भरी नजरों से अपनी मंगेतर को इस हाल में देख रहा था। कासिम साहब तो वही फर्श पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगे। अरमान भाई गुस्से और सदमे में इनाया की तरफ झपटे। किसने किया है सब? कौन आया था यहाँ? ये क्या तमाशा है? तुम तो इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही थी, यहाँ चल क्या रहा था? उन्होंने इनाया के कमजोर वजूद को पकड़कर बुरी तरह झकझोर दिया। इनाया अपने होश खो रही थी। वो बस गहरी सांसें लेते हुए आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं जानती वे कौन थे, पर मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी नजरें सिर्फ अनीस पर टिकी थी। तभी सारा की कड़वी आवाज गूंजी। इनाया, एक ऐसा ड्रामा है, घर में कोई नहीं आया, दरवाजा बाहर से बंद है। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझसे पहले भी कहा था कि तुम अनीस से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी परंपराएं बहुत सख्त है। तुम साफ कह देती, हम मना कर देते। भाभी की इन बातों ने इनाया के जख्मों पर नमक का काम किया। अनीस के चेहरे के एक्सप्रेशन पत्थर जैसे सख्त हो गए। उसने ठंडी और भारी आवाज में पूछा, कौन आया था यहाँ? इनाया ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, उठना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने कांपते हाथों से बस टेरेस की तरफ इशारा किया और बेहोश हो गई। अरमान भाई तुरंत टेरेस की तरफ लपके, जबकि सारा भाभी ने गिरती हुई इनाया को संभाला। अनीस का पत्थर जैसा वजूद बुरी तरह डगमगा गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया, लेकिन मर्द होने के बावजूद उसकी आंखों में नमी चमक उठी। इनाया, सच बता दो, क्या तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड यहाँ आया था? बेहोश इनाया के गाल थपथपाते हुए सारा भाभी बार बार यही सवाल दोहरा रही थी। अनीस को जैसे बिजली का झटका लगा। पुराना बॉयफ्रेंड? आपकी इस बात का क्या मतलब है? उसने कड़वाहट भरे लहजे में पूछा। सारा भाभी ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। हाँ, इनाया का एक बॉयफ्रेंड था। कॉलेज में इनाया उसे पसंद करती थी। वो एक आवारा लड़का था। कुछ समय बाद इनाया को समझ आ गया कि वो ठीक नहीं है और घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो पीछे हट गई। लेकिन वो लड़का पीछे नहीं हटा। मुझे यकीन है कि आज वही यहाँ आया था, इसलिए इनाया ने म्यूजिक चलाया होगा। शायद वो उससे कोई बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसे लड़के तो फिर अपना बदला लेकर ही जाते हैं। भाभी बात नहीं कर रही थी, बल्कि जहर उगल रही थी। उनके इन शब्दों ने अनीस के दिल पर गहरा घाव कर दिया। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। कल उसकी शादी थी और आज की रात उसके सामने ऐसी कड़वी सच्चाई जाहिर हुई थी। वो उल्टे कदमों से कमरे से बाहर निकला और वहां से चला गया। वो कयामत की रात थी।
जिसे आखिरकार गुजरना ही था। अगले दिन जब इनाया को होश आया, तब 11 बज रहे थे। सारा भाभी कमरे में दाखिल हुई और रूखेपन से बोली, दोपहर 1 बजे तक तैयार हो जाना। अब शादी हॉल में नहीं बल्कि घर पर ही होगी। सिर्फ निकाह की रस्म होगी, जिसमें सिर्फ घर के लोग शामिल होंगे। इनाया झटके से बेड से उठी। उसकी आंखों में घबराहट थी। अनीस कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। उसने अपना मोबाइल तलाशते हुए पूछा। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे भाई ने ले लिया है। और रही बात अनीस की, तो दुआ करो कि वो निकाह के लिए आ जाए। भाभी के शब्द उसे सुई की तरह चुभ रहे थे। इनाया ने उन्हें चौंक कर देखा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा कहाँ है? और क्या वो लोग पकड़े गए? वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कल की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। सब नीचे हॉल में है। अरमान ने हर जगह पता कर लिया। सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। घर में किसी भी 3 बाहरी लोगों के दाखिल होने के कोई निशान नहीं मिले। दरवाजा तोड़ने या जोर जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं है। हम पुलिस के पास जाकर अपनी इज्जत नहीं उछलना चाहते। अब ये तमाशा बंद करो ये नया। भाभी ने आगे बढ़कर कड़वाहट से कहा। तुमने अपनी मर्जी से जिस शख्स को कमरे में बुलाया था, वो अपना काम करके जा चुका है। अब खुदा के लिए इस घर से विदा हो जाओ। शुक्र मनाओ कि अनीस ने अभी तक रिश्ते से इनकार नहीं किया है। भाभी ने अचानक इनाया के सामने हाथ जोड़ दिए। इनाया दंग रह गई। वो रोना भी भूल गई। आप क्या कह रही है भाभी? मैंने किसको कमरे में बुलाया था? आप जानती है मैं अनीस से प्यार करती हूँ। हमारी शादी होने वाली थी। इनाया बिस्तर से उठी। उसके होठों से एक दर्दनाक सिसकी निकली। सारा भाभी ने उसे बड़ी नफरत भरी निगाहों से देखा। ये तुम्हारा शादी का जोड़ा है, इसे पहन लो। अब कोई पार्लर वाली नहीं आएगी। जो कुछ चेहरे पर थोपना है खुद ही लगा लेना। वे बड़ी बेरुखी से कहकर पलट गई। इनाया अपने बिखरे हुए वजूद को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोबारा बिस्तर पर गिर गई। आज उसे अपनी मरी हुई माँ की शिद्दत से याद आई। उसे एहसास हुआ कि सारा भाभी ने उसे छूना तक गवारा नहीं किया। कल रात तक जो घर खुशियों से चहक रहा था और लोग जिस इनाया को ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे कि उसे अनीस जैसा शरीफ हमसफर मिल रहा है, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। इनाया ने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला और नीचे झांका। लाउंज में बस गिने चुने रिश्तेदार थे, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। हर कोई ये जान लेना चाहता था कि कल रात इनाया के साथ असल में क्या हुआ था। घबरा कर इनाया ने दरवाजा बंद कर लिया। वो सबकी नजरों में एक तमाशा बन चुकी थी। उसका दम घुटने लगा था। मुझे अनीस से बात करनी है। वो जरूर समझेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो घुटने में सिर देकर फुट फुट कर रोने लगे। ठीक 1 बजे सारा भाभी फिर से कमरे में आई। तुम्हें कहा था ना कपड़े बदल लेना, लेकिन तुम्हारे अंदर तो शर्म बची ही नहीं है। क्या तुम अनीस को और जलील करना चाहती हो? इससे पहले कि वो निकाह से इनकार कर दे, उठो और कपड़े बदलो। उन्होंने उसी बाजू से पकड़कर घसीटा। इनाया किसी बेजान लाश की तरह खड़ी हो गई। मैं बेकसूर हूँ भाभी। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने किसी को नहीं बुलाया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए भाभी की तरफ देखा, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने उसे बाथरूम की तरफ धकेल दिया। जैसे तैसे इनाया ने वो लाल जोड़ा पहना और बाहर निकली। सारा भाभी ने टेबल पर पड़ी लाल लिपस्टिक उठाई और बड़ी बेरहमी से उसके होठों पर रगड़ी। इनाया किसी बेजान लाश की तरह खड़ी खुद को आईने में देख रही थी। एक घूंघट अपने चेहरे पर गिरा लो और इसे उठाना मत। अब चलो। भाभी ने दुपट्टा उसके सिर पर फेंक दिया। सिसकती हुई इनाया को वो हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आए। सीढ़ियां उतरते वक्त इनाया के कदम कई बार लड़खड़ाए। उसने पैरों में कोई जूता या हील तक नहीं पहनी थी। यहाँ बैठ जाओ। सारा भाभी ने उसे सोफे पर करीब धकेलते हुए बिठाया। मौलवी साहब निकाह शुरू करे। ये अरमान भाई की सख्त आवाज थी। भाई, आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती है। इतना सब होने के बाद भी अनीस जैसा लड़का उसे अपना रहा है। न जाने क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने उस पर। ये उसकी बुआ की आवाज थी, जो पास से बेटी जहर उगल रही थी। इनाया के हाथ पैर कांपने लगे। मौलवी साहब ने निकाहनामा उसके सामने किया। इनाया ने धीरे से गर्दन घुमाकर अनीस को ढूंढना चाहा। वो उससे बात करना चाहती थी, मगर तभी उसे पापा की भारी और सख्त आवाज सुनाई दी। सारा, इसका हाथ पकड़कर साइन करवाओ और इसे दफा करो इस घर से। मैं इसकी जैसी बेटी को अब इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा की इन तीखी बातों से इनाया की रूह तक कांप गई। इनाया के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। उसका दम घुट रहा था। भाभी ने जबरदस्ती उसके हाथ में पेन थमाया। कांपते हाथों से इनाया ने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह पूरा होते ही लोगों की बातें उसके कानों में जहर घोलने लगी।
किसी ने बेरुखी से उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया। ये उसकी विदाई थी। घूंघट की ओट से इनाया ने देखा कि उसके घरवाले उसे गले लगाना तो दूर, बिना पीछे मुड़े अंदर जा रहे थे। आखिर सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? इनाया ने सहारे के लिए सोफे को थाम लिया। अब चली जाओ यहाँ से। अनीस बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सारा भाभी ने कहा। इनाया ने आंसुओं के बीच डूबती आवाज में पूछा, भाभी, आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? इस सब में मेरी क्या गलती है? भाभी ने एक ठंडी सांस ली और नफरत से बोली, कसूर तुम्हारा ही है इनाया, हम बच्चे नहीं हैं। तुमने खुद उस लड़के को अपने कमरे में बुलाया था। अनीस को भी तुमने खुद ही पसंद किया था ना? तुम इसी किरदार की लड़की हो। और अब तुम्हारे बाप और भाई को भी इस बात का पूरा यकीन हो गया है। कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब जाओ यहाँ से। भाभी की बातों ने इनाया के वजूद को दो टुकड़ों में चीर दिया। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो भाभी भी अंदर मुड़ गई। इनाया किसी बेजान लाश की तरह कदम उठाती हुई बाहर आई। अपने छोटे से 2 मंजिल घर को खुदा हाफिज करने का वक्त आ गया था। लेकिन ये विदाई इतनी अपमानजनक थी कि वो खुद ही अपनी नजरों में एक तमाशा बन गई थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती ही उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे अनीस को देखा। वो इतना खामोश पहले कभी नहीं रहा था। इनाया ने थककर गाड़ी की सीट से सिर टिका लिया और खुद को दिलासा दिया, अनीस मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसे रोने के और भी भयानक मौके देने वाला था। शहर के बीचों बीच अनीस का एक शानदार बंगला था। उसकी दौलत ही उसकी पहचान थी। गाड़ी गैरेज में खड़ी करके अनीस नीचे उतरा और वही खड़ा हो गया। इनाया चुपचाप गाड़ी के अंदर से उसे देखती रही। वो आसमान की तरफ चेहरा के उसकी ओर पीट करके खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब वो मुड़ा तो उसके चेहरे की शक्ति देखकर इनाया घबरा गई। गाड़ी से नीचे उतरो, या तुम्हारे स्वागत के लिए कोई बारात खड़ी नहीं है। अनीस की आवाज किसी पत्थर की तरह सख्त थी। इनाया को लगा उससे सुनने में गलती हुई है। अनीस तो उससे हमेशा बड़े प्यार से बात करता था, फिर आज एक कड़वाहट कैसी? मगर ये सवाल जवाब का वक्त नहीं था। वो खामोशी से नीचे उतर आई। उसने नंगे पैर चलना शुरू किया, लेकिन अनीस ने उसकी बेबसी की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। जैसे ही वो नीचे उतरी, अनीस अंदर की तरफ चल दिया। मजबूरी में इनाया भी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर चली आई। शादी वाले घर की सजावट अभी भी अपनी जगह पर मौजूद थी। नौकर चाकर यहाँ वहाँ भागते हुए काफी व्यस्त नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इनाया ने घर के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हो। तो आखिरकार तुमने मेरी बात नहीं मानी अनीस? जिस लड़की पर सारा जमाना थू थू कर रहा है, तुम उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले ही आए। आखिर तुम में ऐसी क्या कमी थी जो तुमने इस बदकिरदार लड़की को चुना? यह अनीस की माँ की कड़वी आवाज थी। इनाया ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। बाकी सब की तरह अनीस की माँ भी उसे ही गुनहगार समझ रही थी। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ मम्मा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं अपने फैसले नहीं बदलता। अनीस ने बड़ी संजीदगी से अपनी माँ को जवाब दिया। फिर वो एक नौकरानी की तरफ मुड़ा और बोला, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। इससे पूछ लेना, अगर इसे कुछ खाना हो तो दे देना। अनीस के लहजे में एक अजीब सा परायापन था। इनाया का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर सबको बता दे कि वो बेकसूर है, लेकिन वो किसी बेजान लाश की तरह चुपचाप खड़ी रही। अनीस की माँ सायरा बेगम ने उस पर एक नफरत भरी नजर डाली और कहा, निकाह से एक दिन पहले अपने आशिक को घर बुलाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक गिरे हुए खानदान की लड़की हो। मैं तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। जितनी जल्दी तुम मेरे बेटे की जान छोड़ दोगे उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अनीस ने आज तक किसी की छोड़ी हुई चीज इस्तेमाल नहीं की है। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। सायरा बेगम के हर शब्द में जहर घुला था। वो वहां से चली गई, जबकि इनाया एक जिंदा लाश की तरह नौकरानी के पीछे पीछे उस कमरे की ओर चल पड़ी जहां उसने कभी आने के ख्वाब देखे थे। कमरे में कोई सुहागरात जैसी सजावट नहीं थी, ना कोई फूल, ना कोई खुशबू। वहां बस शानदार फर्नीचर था और एक गहरी खामोशी। नौकरानी ने खाने के लिए पूछा, लेकिन इनाया ने मना कर दिया। उसे सिर्फ पानी की जरूरत थी, जो कमरे में ही मौजूद था। आखिर ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे अपने घर वाले और अब अनीस। मैंने सबको बताया था कि उस रात कमरे में 3 लोग घुसे थे, पर कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? वो बेबसी में बेड के कोने पर बैठ गए। रात गहराती गई। खिड़की से बाहर का आसमान काला हो चुका था, लेकिन इनाया ने कमरे की लाइट ऑन नहीं की। वो अंधेरे में ही बैठी रही। घंटों बीत गए। उसकी कमर अकड़ गई थी, लेकिन उस बिस्तर पर लेटने की उसमें हिम्मत नहीं थी। रात के 12 बज रहे थे जब अनीस कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सुनते ही इनाया घबराकर खड़ी हो गई।
उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा ओढ़ना चाहा, पर अनीस उससे पहले ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस दिखावे की क्या जरूरत है? अब मुझसे क्या छुपाना चाहती हो? अनीस का लहजा किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। वो इज्जत जो तुम अपनी मर्जी से दूसरों पर कुर्बान कर चुकी हो, या फिर मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी चालाकी को तुम्हारी शर्म समझ बैठा। अनीस की आंखें गुस्से से लाल थी। इनाया ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर उसे देखा। जो शख्स हमेशा मुस्कुराहट के साथ उससे मिलता था, आज वही उसे किसी अजनबी और नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। इनाया का दिल डूब सा गया। फिर उसने हिम्मत जुटाई। अनीस, मेरी बात का यकीन कीजिए। उन घटिया लोगों को सजा दिलवाने और मुझसे हमदर्दी करने के बजाय आप सब मुझ पर ही शक कर रहे हैं। मेरे लिए ये डूब मरने वाली बात है। कहते कहते वो फुट फुट कर रोने लगी। लेकिन अनीस का दिल नहीं पसीजा। उसने उसे चुप कराने की कोशिश तक नहीं की। सच में तुम्हारे लिए ये डूब मरने का ही मुकाम है इनाया। अगर तुम मर जाती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता जितना तुम्हारी इस बेवफाई से हुआ है। वो एक कदम और उसके करीब आया। इनाया की धड़कनें जैसे थम गई। मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मेरे साथ जुल्म हुआ था। वे 3 लोग थे। उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ। इनाया की बात अधूरी ही रह गई। बकवास बंद करो। अनीस का हाथ गुस्से में हवा में उठा। किस किस को धोखा दोगी? अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने के बाद क्या तुम मुझे भी पागल समझती हो? अनीस के सब्र का बांध टूट चुका था। इनाया लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, जैसे अनीस के थप्पड़ का इंतजार कर रही हो। अनीस ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ नीचे किया। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? ये तुम्हारा मोबाइल है। तुम्हारी भाभी ने मुझे दिया है और मैं जानता हूँ कि इसमें क्या है। अनीस ने मोबाइल की स्क्रीन इनाया के चेहरे के सामने कर दी। ये देखो, तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड की चाट। उस रात जब मैं तुमसे मिलने आया था, तब वहां मैं अकेला नहीं था। तुमने उसे भी अपने घर बुला रखा था। इसलिए मुझे देखकर तुम घबरा गई थी ना? इनाया को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसने फटी फटी आंखों से मोबाइल की स्क्रीन को देखा। वहां वाकई एक चाट खुली हुई थी, जिसमें इनाया की तरफ से कुछ मैसेज भेजे गए थे और कुछ जवाब आए थे। कांपते हाथों से उसने मोबाइल लिया। जैसे ही उसकी नजर नंबर पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो निढाल होकर बेड के सहारे बैठ गए। क्यों? हैरानी हो रही है ना? अनीस उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। जुर्म पकड़े जाने पर अब किस मुंह से बेगुनाही का रोना रोगी? इनाया के हाथ से मोबाइल छुटकर नीचे गिर गया। ये सब झूठ है। मैंने ये सब नहीं किया। ये लड़का, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इनाया ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। अनीस ने अचानक उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। क्यों किया ये सब? अगर तुम्हें करीब आने की इतनी ही ख्वाहिश थी, तो मैं भी कर सकता था। क्या कमी रह गई थी मुझ में? बताओ। उसने एक हाथ से इनाया का चेहरा कसकर दबोच लिया। अनीस की गर्म सांसें इनाया को अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने इनाया को अपनी ओर इतनी जोर से खींचा कि उसके लबों से एक सिसकी निकल गई। अनीस की इस गिरफ्त में प्यार नहीं, बल्कि नफरत थी। इनाया अपनी आंखों से देखे गए इस सच का इनकार कैसे करती? अनीस की पकड़ सख्त होती जा रही थी और इनाया को अपने आसपास की दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो उस लड़के को पहचानती थी। वो समीर था। 1 साल पहले जब वो कॉलेज जाती थी, तो अक्सर उसका रास्ता रोका करता था। अपनी बाइक से उसका पीछा करता और हर मुमकिन तरीके से उसे परेशान करता था। मगर इनाया का जवाब हमेशा ना ही होता था। वैसे भी अपने घर के सख्त माहौल की वजह से वो इन सब चीजों से दूर ही रहती थी। पता नहीं उसने इनाया का नंबर कहाँ से और कैसे लिया था। वो लड़का एक लंबे समय तक उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। आखिर में जब घबराकर इनाया ने उसे अरमान भाई के नाम की धमकी दी, तब कहीं जाकर उसने पीछा छोड़ा। उसके गायब होने पर इनाया ने चैन की सांस ली थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि अतीत का ये राक्षस लौटकर उसे इस तरह दबोच लेगा। उस लड़के के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। वो बुरी तरह बड़बड़ाए, मगर अनीस ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। तुम्हारे वजूद से मुझे घिन आती है। तुमसे निकाह का वादा किया था और मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरता। अब तुम उस वक्त का इंतजार करो जब मैं तुम्हारे राजदारों को तुम्हारे सामने लाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम ना जीत सकोगे ना मर सकोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसने एक आखिरी नजर इनाया पर डाली, जो अधमरी सी बिस्तर पर आंधे मुंह गिरी उसकी बातें सुन रही थी। वो अपनी बर्बादी पर पूरी तरह सुन हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब करने वाला कौन था। कौन था उसका वो छुपा हुआ दुश्मन जिसने ये चाल चली थी? क्योंकि वो चाट उसकी नहीं थी,
उस चाट में की गई बेशर्म बातों के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। अब उसे समझ आ रहा था कि घर में कोई उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा था और सब उसे हमदर्दी देने के बजाय कैरेक्टरलेस के समझ रहे थे। बिस्तर पर लेटे-लेटे वो कब होश से बेहोशी की दुनिया में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह की हल्की रोशनी जब पर्दों से छनकर कमरे में फैली, तो इनाया की आंख खुली। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही बीती रात की बातें याद आई, उसका दिल डूबने लगा। उसकी पलकें भारी थी और आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो करवट लेकर देर तक छत को ताकती रही और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने धीरे से सिर मोड़कर देखा। कमरे के कोने में रखे सोफे पर अनीस गहरी नींद में सोया था। उसका चेहरा सख्त और भावहीन था, जैसे नींद में भी उसने अपने चारों ओर कोई दीवार खड़ी कर रखी हो। इनाया के दिल में एक चुभन सी हुई। वो उसका शौहर था, पर कितना पराया लग रहा था। तभी अनीस ने करवट ली और अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे इनाया पर पड़ी। इनाया चौंक गई, पर कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में नमी थी, जबकि अनीस की नजरें एकदम ठंडी थी, जैसे वो उसे देख नहीं रहा हो, बल्कि परख रहा हो। बिना कुछ कहे वो उठा और सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने इनाया की बेचैनी और बढ़ा दी। वो जानती थी कि अनीस उस पर शक कर रहा है और वो चाहकर भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर पा रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बिना जवाब का इंतजार किए दरवाजा खुल गया। इनाया का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से अपने आंसू तो पोंछ लिए, पर आंखों की लाली कैसे छिपाती। अंदर आने वाली सारा भाभी थी। इनाया ने एक पल के लिए राहत की सांस ली ही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी और वो ठिठक गई। 20 साल की मेहरू, चटक रंग का जोड़ा पहने, चेहरे पर गहरा मेकअप और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मुस्कुराते हुए अंदर आई, जैसे वो किसी शादी के फंक्शन में आई हो। वो सारा भाभी की छोटी बहन थी। अपनी बनावटी अदाओं और चुभती बातों की वजह से इनाया को वो कभी पसंद नहीं थी। लेकिन इस वक्त इनाया खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। मैंने सोचा तुम्हारे लिए नाश्ता ले आओ, सारा भाभी ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। उसकी आवाज में हमदर्दी कम और तंज ज्यादा था। वैसे भी तुम्हारी शादी को घर में कोई मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा बिस्तर से लग गए हैं और अपने भाई की हालत तो पूछो ही मत। सारा का हर शब्द इनाया के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसका दिल डूबने लगा। सारा ने बिस्तर पर उसके सामने बैठते हुए अपनी बात जारी रखी। खैर, जो कुछ तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो। अब हम बस यही चाहते हैं कि तुम अपना घर बचाए रखो। दोबारा उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। इनाया के दिल में एक टीस उठी। उसकी आवाज भर्रा गई। भाभी प्लीज, अनीस वॉशरूम में है, आप ऐसी बातें मत कीजिए। वो पहले ही मुझ पर शक कर रहे हैं। उसकी सिसकियां निकल पड़ी। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। आप तो मेरा यकीन कीजिए। आप तो मुझे जानती हैं। आपके और भाई की शादी को 5 साल हो गए हैं। क्या आपने कभी मुझ में कोई बुराई देखी? सारा भाभी ने नजरें चुरा ली। देखो इनाया, जमाना बहुत खराब है। हमने जो सुना वही कहा। अब तुम खुद ही समझदार हो। चलो छोड़ो, ये बताओ कि क्या अनिस ने तुम्हें कोई मुंह दिखाई गिफ्ट दिया? वैसे तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि कल की रात तुम दोनों की अच्छी गुजरी है। वो टटोलने वाले अंदाज में पूछ रही थी। इनाया खामोश रह गई। वो उन्हें क्या बताती? वो दिखाई तो दूर, अनीस ने तो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। उसी पल वॉशरूम का दरवाजा खुला और अनीस बाहर निकला। उसके बाल अभी भी गीले थे, चेहरे पर वही पुरानी सख्ती और आंखों में गहरी संजीदगी। उसकी नजर एक पल के लिए सारा पर पड़ी और फिर सीधे इनाया पर आकर ठहर गई। इनाया का दिल बैठ गया। वो समझ गई कि अनीस ने सब सुन लिया है। अनीस की आंखों में नफरत की एक झलक उभरी। वो आगे बढ़ा और अपना गीला टॉवल कुर्सी पर फेंकने ही वाला था कि मेहरू तेजी से उठ खड़ी हुई। अरे, आप इसे यहाँ मत फेंकिए, उसने बड़े हक से कहा। मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर धूप में फैला देती हूँ। इनाया जैसे पत्थर की हो गई। मेहरू की आवाज में एक अजीब सा अपनापन और लगाव था, जैसे वो अनीस को बहुत अच्छे से जानती हो। अनीस ने बिना किसी एक्सप्रेशन के टॉवल उसकी तरफ बढ़ा दिया। ना वो मुस्कुराया, ना कुछ बोला। बस एक पल के लिए उसकी नजरें मेहरू के चेहरे पर टिकी और फिर वह अलमारी की तरफ बढ़ गया। इनाया का दिल कांच की तरह टूट गया। अनीस ने खामोशी से अपनी शर्ट पहनी। बटन लगाते हुए उसने एक बार फिर इनाया की ओर देखा। उस नजर में सवाल भी था और इल्जाम भी। फिर बिना एक शब्द कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में अभी भी बाकी थी। सारा भाभी ने एक ठंडी आह भरी और इनाया की ओर देखकर कहा, देख लिया, लड़की को अपने शौहर का दिल जीतना आना चाहिए।
अब अगर तुमने कोई गलती की है तो उसे खुद ही संभालो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके हर शब्द में चुभन थी। उधर मेहरू कमरे में किसी शोरूम की तरह इधर उधर घूम रही थी। कभी वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल उठाती, तो कभी साइड टेबल पर रखा महंगा मोबाइल। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। ये सेट तो बहुत खूबसूरत है। उसने इनाया के गहनों की बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा। बहुत कीमती लग रहा है। वो उन जेवरों को ऐसे देख रही थी जैसे वे उसके हो, जबकि इनाया को तो अपने जेवर पहनने का मौका तक नहीं मिला था। भाभी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस खामोशी से उसे देखती रही। इनाया को लगा जैसे उसका कमरा भी उसे छीन लिया गया हो। कुछ और तीखी बातें सुनाने के बाद सारा भाभी उठी और कहने लगी, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना और अपनी हरकतों का भी। अच्छा शौहर बार बार नहीं मिलता। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नाश्ते की ट्रे वही रखी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी, ठीक इनाया के सपनों की तरह। इनाया ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर अगले ही पल वो टूट गई। वो बिस्तर पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। उसके आंसू तकिए में समाते जा रहे थे। उसकी सिसकियों की आवाज खाली कमरे में गूंज रही थी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। अनीस वापस नहीं आया। किसी ने दरवाजा खटखटाकर ये नहीं पूछा कि वो कैसे है। वो एक नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन उसका कमरा अजनबी था, उसका शौहर अजनबी था, और शायद उसकी अपनी जिंदगी भी। वो तब तक रोती रही जब तक कि उसकी आंखें थक नहीं गई, पर दिल का बोझ कम ना हुआ। शाम ढलते ढलते कमरे की दीवारें इनाया को काटने लगी। वो सारा दिन बिस्तर के एक कोने में सिमटी बैठी रही। उसकी आंखें सूज गई थी और सिर दर्द से फटा जा रहा था। सुबह की ट्रे वैसी की वैसी पड़ी थी। किसी ने आकर ये तक नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। आखिरकार भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने नाश्ते में से एक ब्रेड का स्लाइस निकाला, जो उसके गले में किसी कांटे की तरह अटक रहा था। उसने पानी के कुछ घूंट पीकर उसे जैसे तैसे निगल लिया। उसे महसूस हुआ कि अगर वो और देर कमरे में रही तो उसका दम घुट जाएगा। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। घर में खामोशी थी, लेकिन किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज और सायरा बेगम की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। वो फोन पर किसी से बातें करते हुए चम्मच चला रही थी। इनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और किचन के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही सायरा बेगम ने फोन रखा और पीछे मुड़ी, उनकी नजर इनाया पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखों में नफरत उभर आई। इनाया का गला सूख रहा था। उसने अपने होठ चबाए और हिम्मत जुटाकर सायरा बेगम की तरफ देखा। मम्मी जी, क्या मैं खाना बना लूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। शायद दिल के किसी कोने में उसे अब भी लग रहा था कि उसकी सास का दिल पिघल जाएगा, मगर सायरा बेगम ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो कोई बेकार चीज हो। बदकिरदार लड़की के हाथ का खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। उनके लहजे में इतनी नफरत थी कि इनाया के कदम डगमगा गए। अपने कमरे में जाओ। अगर अनिस तुम्हें ब्याह कर ले आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर तुम्हारा हुक्म चलेगा। इनाया की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मैं बेकसूर हूँ। वो सफाई देना चाहती थी, मगर सायरा बेगम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। जो कुछ किया है उसका अंजाम भी भुगतो। फिर उन्होंने नौकरानी को आवाज दी। अगर इसे कुछ खाने पीने को चाहिए तो इसके कमरे में भेज देना और इसे यहाँ से जाने को कहो। इनाया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो कुछ और कहना चाहती थी, पर शब्द गले में ही दम तोड़ गए। वो भारी कदमों से वापस लौट आई। गालों पर आंसू लगातार बह रहे थे, मगर रो रो कर भी वो थक चुकी थी। रात गहरी होती गई। कमरे में अंधेरा फैल गया, पर उसने लाइट नहीं जलाई। वो बेड के किनारे बैठी दरवाजे को ताकती रही। शायद अनीस आ जाए और सब ठीक हो जाए। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। 1 बजा, फिर 2। आखिरकार करीब 3 बजे दरवाजा जोर से खुला। अनीस अंदर आया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ और गुस्से से भरा हुआ था। वो सीधा बेड की तरफ बढ़ा। इनाया दीवार से टेक लगाए आधी नींद में थी। अचानक अनीस उस पर झपटा और उसकी गर्दन दोनों हाथों से जकड़ ली। इनाया घबरा कर जाग गई। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। क्या हुआ आपको? वो बड़ी मुश्किल से बोल पाए। अनीस की आंखों में पागलपन था। वो लड़का शहर छोड़कर भाग गया है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे कितना प्यार किया है इनाया, और तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसकी आवाज टूट रही थी, पर गुस्सा उस पर हावी था। मुझे खुद से घिन आती है, ये सोचकर कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया वो मुझसे पहले किसी और के साथ। इनाया उसे फटी फटी आंखों से देखती रही। फिर अचानक उसकी चीख निकल गई। आप समझ क्यों नहीं रहे?
मैंने कुछ नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लड़का नहीं था। वो 3 लोग थे जिन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत किया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, पर उन्होंने म्यूज़िक तेज़ कर दिया। वो और कुछ कहना चाहती थी, मगर अनीस ने सख्ती से उसके होठों पर हाथ रख दिया। नफ़रत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूँगा। इससे पहले कि ऐसा हो, यहाँ से चली जाओ। उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया और इनाया बेड पर गिर गई। अनीस बुरी तरह टूट चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बस एक बिखराव था। इनाया बेड पर बैठी रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तो उसे खुद अपनी सूरत अजनबी लगी। वो सबको सफाई दे देकर थक चुकी थी। ना सास ने यकीन किया, ना शोहर ने, और उसके मायके वालों ने तो जैसे उससे रिश्ता ही खत्म कर लिया था। वो अनीस से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसी प्यार ने उसे अंदर से चकनाचूर कर दिया था। उसने अपने आंसू पोंछे और एक सख्त फैसला लिया। वो अब अनीस की जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाएगी। अगर उसका यहाँ होना ही सबके लिए तकलीफ है, तो वो चली जाएगी। उसी पल उसने ना दुपट्टा ओढ़ा, ना जूते पहने, बस दरवाजा खोला और सीढ़ियाँ उतरती चली गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो नंगे सिर और नंगे पैर अनीस की उस आलीशान कोठी से बाहर निकल आई। सड़क सुनसान थी। वो चलती रही और ना जाने कैसे अपने पापा के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद अरमान भाई ने दरवाजा खोला। उसे इस हालत में देखकर वो कुछ सेकंड के लिए सन रह गए। फिर उन्होंने एक ठंडी और नफरत भरी नजर उस पर डाली और मुड़ गए, जैसे उन्हें पहले से यकीन था कि वो लौट कर आएगी। इनाया कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुई। घर में सब सो रहे थे। वो खामोशी से अपने पुराने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और बेड पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां उस अंधेरे में कहीं गुम हो गई। उस रात वो पहले से भी ज्यादा अकेली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में जैसे तूफान आ गया। अरमान भाई की ऊंची आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो गुस्से में पागल हो रहे थे। मैं उसे जान से मार देना चाहता हूँ। उसकी वजह से मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हर जगह यही चर्चा है कि इनाया ने शादी से पहले किसी गैर मर्द को घर बुलाया था और अब उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है। इनाया अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर वो जिंदा होती तो आज उसे यूं अकेला नहीं छोड़ती। सारा भाभी भी वही खड़ी आग में घी डालने का काम कर रही थी। अनित जैसा शोहर तो किस्मत वालों को मिलता है। तुमसे तो वो भी संभाला नहीं गया। इनाया की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो चुपचाप अपने बीमार पापा के कमरे में गई, मगर उन्होंने भी उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ नफरत आई है। दादी भी बुआ के घर जा चुकी थी। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसके कंधे पर वो सिर रखकर अपना दुख बांट सके। वो वापस अपने कमरे में बंद हो गई। दिन गुजरते गए, पर अनीस ने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। इनाया घंटों भूखी प्यासी पड़ी अपनी किस्मत पर रोती रहती। जब बर्दाश्त नहीं होता तो किचन से कुछ खाने के लिए उठा लेती, पर घर वाले उसे देखते ही नजरें फेर लेते। एक हफ्ता बीत गया। उस दिन सुबह करीब 9 बजे जब उसकी आंख खुली, इनाया के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब वो चाय बनाने के इरादे से अपने कमरे से बाहर निकली, तो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने पापा के कमरे में झांक कर देखा, तो वे वहां मौजूद नहीं थे। उसे लगा कि शायद अरमान भाई उन्हें अस्पताल ले गए होंगे। तभी उसे सारा भाभी के कमरे से धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। जैसे वो हाथ में चाय का कप ले वहां से गुजरी, उसने देखा कि सारा भाभी सोफे पर अपने भाई जैन के साथ बैठी हुई है। इनाय को देखते ही जैन की आंखों में एक घिनौनी और अजीब सी चमक उतर आई, जिसे देखकर इनाया ने अनजाने में ही डर के मारे अपने दुपट्टे को कंधों पर ठीक किया और फौरन अपने कमरे की तरफ भाग गई। अभी मुश्किल से कुछ मिनट ही बीते थे कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और सारा भाभी अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे मेहरू भी थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जैन भी बेखौफ होकर अंदर चला आया था। जैन की नजरें इनाया के वजूद को घूर रही थी, जिसे देखकर इनाया बुरी तरह घबरा गई और कांपती आवाज में पूछा, भाभी, आप यहाँ इस वक्त क्यों आई है और अपने साथ अपने भाई को यहाँ क्यों लाई है? सारा ने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि जैन की तरफ देखकर एक जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, देखो जैन, ये अब भी कितनी शरीफ बनने का ढोंग कर रही है। इसकी इज्जत तो पहले ही तार तार हो चुकी है, मगर इसकी अकड़ अभी तक कम नहीं हुई। इनाया की धड़कनें जैसे एक पल के लिए थमसी गई।
मगर सारा भाभी अपनी नफरत उगलती रही। मैंने इसके भाई से कितनी बार कहा था कि इनाया का रिश्ता जैन से कर दो, मगर तब वो बड़े गुरूर से कहता था कि तुम तो सिर्फ मैट्रिक पास हो, मैं अपनी नाजों से पली बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों दूं। मुझे उसी दिन से इस लड़की से नफरत हो गई थी और तभी हमने ये पूरा प्लान बनाया। शादी से ठीक एक दिन पहले जिन 3 आदमियों ने तुम्हें बर्बाद किया था, उन्हें मैंने ही मोटी रकम देकर बुलाया था और तुम्हारी इज्जत नीलाम करवाई थी। अब तुम किसी काम की नहीं रही हो। तुम्हारे फोन में जो लड़के वाली चाट मिली थी, वो भी मैंने ही की थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जैन ही था। मैंने तुम्हें उस सलीम नाम के लड़के के बारे में जानबूझकर बताया था, जो तुम्हें परेशान कर रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि सलीम के नाम से होने वाली इस चाट की वजह से तुम कैरेक्टर लेस हो जाओगी। इनाया के हाथों से चाय का कप छुटकर जमीन पर गिर गया और वो रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया भाभी? जिसे मैं अपनी बड़ी बहन समझती थी, वो मेरी बर्बादी की वजह निकली। इनाया की आंखें बरसने लगी और वो भागकर दरवाजे की तरफ लपकी ताकि अपने भाई को ये सब बता सके, मगर जैन ने झपटकर उसे दोनों बाजुओं से बुरी तरह जकड़ लिया। इनाया खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी सारा भाभी ने फुर्ती से अपना मोबाइल निकाला और मेहरू को थमाते हुए कहा, जल्दी से इनकी तस्वीरें लो और वीडियो बनाओ। जैन, अब तुम अपना असली रूप दिखाओ ताकि मैं ये सब अभी इसके शोहर को भेज सकूं। देखना, वो नफरत में आकर तलाक इसके मुंह पर दे मारेगा। और वैसे भी उसके दिल में तो शक का बीज पहले ही बोया जा चुका है। जब अनीस उसे छोड़ देगा तो मैं मेहरू की शादी अनीस से करवा दूंगी। इतने अमीर और हैंडसम आदमी को मैं किसी और के पास क्यों जाने दूं? उसका एक घिनौना प्लान पूरी तरह कामयाब होता दिख रहा था और जैन की गिरफ्त ने छटपटाती इनाया के सामने अब सारी हकीकत साफ हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपनी भाभी को देख रही थी, जिसके साथ वो अपनी बात शेयर करती थी। इनाया चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर जैन की पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। मेरू मोबाइल थामे हंस रही थी और सारा के चेहरे पर जिद का अहंकार था। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सारा भाभी चौंक कर मुड़ी और जैन की गिरफ्त अचानक ढीली पड़ गई। अंदर दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अनीस खान था। अपनी घुटती हुई सिसकियों के बीच इनाया ने देखा कि अनीस की आंखों में दहकती हुई आग थी। अनीस ने एक पल भी जाया नहीं किया और सीधे जैन पर टूट पड़ा। उसने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। जैन दर्द से चीख उठा और अनीस ने उसे जमीन पर पटक पटक कर इस कदर मारा कि जैसे वो उसे आज जान से ही मार देना चाहता हो। अनीस दहाड़ते हुए बोला, मेरी बीवी से दूर हट जा, उसे दोबारा हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना। इनाया अपने होश खो रही थी। बस धुंधली सी आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। उसके जिस्म की सारी ताकत अब खत्म हो चुकी थी और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। जैन खून से लथपथ हो चुका था। अनीस अब सारा की तरफ मुड़ा, जो जोर जोर से चीख रही थी, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम्हारी बीवी बदचलन है, इसी ने उसे यहाँ बुलाया था। अनीस की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, मैं सब सुन चुका हूँ। शुक्र है खुदा का कि आज मेरी आंखें खुल गई। मैं यहाँ इनाया को तलाक देने आया था, लेकिन तुम तीनों को एक साथ देखकर रुक गया और तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। और सिर्फ मैंने ही नहीं, बाहर खड़े अरमान भाई और पापा ने भी सब सुन लिया है। ये सुनते ही सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। अरमान भाई और पापा कमरे के अंदर आए। अरमान की आंखों में गहरा दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने सारा को ऐसी नफरत भरी नजरों से देखा कि वो जमीन पर बैठ गई। मुझे शर्म आती है कि मैं इतना अंधा था। मेरी अपनी बीवी मेरी बहन पर जुल्म करती रही और मैं उसे सच समझता रहा। तुम जैसी औरत सिर्फ नफरत के लायक है। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सारा चीखती रही, पर अरमान ने उसकी एक न सुनी। शोर सुनकर उनका 3 साल का बेटा रोता हुआ कमरे में आया। सारा ने लपक कर उसे उठाना चाहा, पर अरमान ने फौरन बच्चे को खुद उठा लिया। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगा। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए तड़पोगी। यही तुम्हारी सजा है। अरमान की आवाज कांप रही थी। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, पर हकीकत जानने के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सारा, मेहरू और जैन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वो खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके थे। इनाया के लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था, अब वे खुद उसमें गिरने वाले थे। कमरे में खामोशी छा गई। इनाया अभी जमीन पर बैठी कांप रही थी। अनीस धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से इनाया को उठाया और बोला, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। इनाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उसमें दुख से ज्यादा सुकून था।
अनिस ने इनाया के दोनों हाथ थाम रखे थे। अगर वो मर्द ना होता तो शायद वही फुट फुट कर रो देता। इनाया के साथ जो कुछ हुआ था उसे सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अरमान और पापा भी शर्मिंदा थे। हमें माफ कर दो इनाया, हमें गुनहगारों को सजा दिलवानी चाहिए थी, पर हमने उल्टा तुम पर ही इल्जाम लगा दिया। सारा ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि हम तुम्हें ही गलत समझने लगे। अरमान भाई फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गए। इनाया जानती थी कि उसके भाई अब उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उसे अंदर ही अंदर सुकून महसूस हो रहा था कि उसे बर्बाद करने वाले अब अपने किए का फल भुगतेंगे। अनीस बहुत शर्मिंदा था। उसने फिर कहा, मुझे माफ कर दो इनाया, मैं अपनी हर गलती का हर्जाना भरना चाहता हूँ। इनाया ने उसे देखा। वो जानती थी कि जब सगे रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया था तो अनीस तो फिर भी एक बाहरी शख्स था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने आपको माफ किया। इन 3 शब्दों ने अनीस के दिल को एक अजीब सा सुकून दे दिया। उसने बड़े प्यार से इनाया के कंधों पर हाथ रखा और उसे अपने साथ लगा लिया। आज सच की जीत हुई थी।